चलो सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज जो मुझे बेटा डिस्कस करना है आप लोगों से, दैट टॉपिक इज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। क्या होता है क्या नहीं होता अच्छे से सीखेंगे, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली आई वुड मूव फर्दर, बट ध्यान से, ठीक है। चलो तो स्टार्टिंग ऑफ विद quantum theory of radiation being given to us by the Max Planck. Max Planck was the scientist who gave us the quantum theory of radiations। और क्या बोलती है बेटा क्वांटम थ्योरी, ध्यान से सुनते हैं। बोलता है कि कभी भी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं, किसी एक एटम में देयर इज एन इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एब्जॉर्ब्स और एमिट्स एनर्जी इन अ स्मॉल बंडल और पैकेट। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हर समय एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर क्रेविंग अबाउट चिप्स एंड वी नीड टू हैव चिप्स, तो कभी भी मार्केट से क्या मिलता है, एक फिक्स पैकेट मिलता है चिप्स का। क्या ऐसा होता है कि उसमें से एक पीस मुझे दे दो और वो दे दें? क्या इट वुड बी पॉसिबल? सिमिलरली बोलता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करता है, that energy absorbed or emitted would be in a small bundle or a packet of energy। और वो स्मॉल बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी क्या होती है बेटा? दैट वी कॉल इट टू बी क्वांटा। एक फिक्स्ड बंडल, एक फिक्स पैकेट, उस फिक्स पैकेट को पूरे एक उस पैकेट को हम क्या नाम देते हैं? क्वांटा का नाम देते हैं। तो एनर्जी कभी भी एब्जॉर्ब हो या एमिट हो, कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है, it would always and always be absorbed or emitted in a small bundle or packet। That small bundle or packet I call it to be quanta। And if that quanta is a light energy quanta, अब एनर्जी तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से मिल सकते हैं ना। मैं हीट दे रहा हूं तो भी एनर्जी मिल रही है, इस लाइट के थ्रू बोलूं तो वो भी एनर्जी मिल रही है, वर्क डन करूंगा वो भी एनर्जी मिल रही है। तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, बट उसमें से अगर एनर्जी आपकी कौन सी है? लाइट एनर्जी, कोई सी भी लाइट एनर्जी, देन दैट पर्टिकुलर क्वांटा आई कॉल इट टू बी अ फोटोन। उसको आप क्या बोलते हो? फोटोन का नाम देते हो। तो आई वुड से दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड or emitted in a small bundle or packet known as quanta। ठीक है बच्चा? तो कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी तो किस फॉर्म में होगी? एक बंडल की फॉर्म में होगी, एक पैकेट की फॉर्म में होगी, एंड दैट पैकेट आई कॉल इट टू बी द क्वांटा। अब बच्चा, इफ दिस क्वांटा इज अ लाइट एनर्जी क्वांटा, अगर हम बोलते हैं दैट दिस इज अ लाइट एनर्जी क्वांटा, देन दैट पर्टिकुलर क्वांटा आई कॉल इट टू बी अ फोटोन। उस क्वांटा को मैं क्या नाम दे दूंगा? फोटोन का नाम दे दूंगा। क्लियर? ठीक है। अब बेटा हर किसी क्वांटा और फोटोन की एक फिक्स्ड एनर्जी है। अब पैकेट है तो पैकेट के अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चिप्स आते हैं ना, 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, एक फिक्स्ड आएगा। ऐसा नहीं ना एक में 10 ग्राम हो दूसरे में 100 ग्राम हो। कैन इट बी पॉसिबल? देयर वुड ऑलवेज बी अ फिक्स्ड पैकेट। तो ऐसे ही बच्चा हर क्वांटा या हर फोटोन की एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी एक पर्टिकुलर क्वांटा और फोटोन की, एंड दैट फोटोन और क्वांटा एनर्जी इज बीइंग गिवन बाय द फॉर्मूला E इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो भी एनर्जी होती है बच्चा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होएगी तो दैट एनर्जी वुड बी मोर, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होएगी तो दैट एनर्जी वुड बी लेस। तो एनर्जी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दिस आई कॉल इट टू बी द फ्रीक्वेंसी। अब बच्चा इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए आई कैन यूज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो कैन आई कॉल इट टू बी E इज इक्वल टू H न्यू, where H is the Planck's constant and बच्चा H की वैल्यू is also fixed, that is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second. 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second is the energy of a quanta. So E is equal to H nu. This is one of the formulas for calculating the energy of a photon or of a quanta. एक बंडल या पैकेट ऑफ एनर्जी क्या होती है? ये होता है बेटा H nu. क्लियर? अब बेटा दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इक्वल टू C बाय लैम्डा. C पढ़ा था क्या होता है? स्मॉल c, स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट, speed of air. C is the speed of light. हमारा बेटा C की वैल्यू पता है क्या होती थी? याद करो आराम से, पता है आपको, आती है आपको. 3 into 3.8 क्यों? वो रेज टू दी पावर वाला पॉइंट में लगाना था. So it would be C is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. यही होती थी बेटा. तो अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी की जगह बच्चे मैं चाहूं तो C by lambda भी पुट कर सकता हूं. ठीक है. सो शैल आई पुट दैट ओवर देयर. सो क्या हो जाएगा बेटा? E वुड बी इक्वल टू H C by lambda. अच्छा, लैम्डा क्या होता है बेटा? परफेक्ट, इट इज वेवलेंथ. सो लैम्डा इज वेव लेंथ. ठीक है. अब वेवलेंथ का एक रेसिप्रोकल आता है बच्चा. दैट वेवलेंथ रेसिप्रोकल आई कॉल इट टू बी वेव नंबर. वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? वेव नंबर का नाम देते हैं, विच इज डिनोटेड बाय न्यू बार, दैट इज 1 बाय लैम्डा. तो बच्चा आपके पास दो फॉर्मुलेज हैं एनर्जी के. E इज इक्वल टू H न्यू, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा. और अब अगर मैं चाहूं तो वेव नंबर को भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं. तो न्यू बार क्या है बेटा? इट इज वेव नंबर. सो अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूं तो मेरा नया फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? HC न्यू बार. दिस इज अनदर फॉर्मूला, दैट इज third formula. So it could be possible that in question we are being given with the frequency, or it could be possible that in the question we are being given with wavelength, or it could be possible that we are being given with wave number. तो जो भी चीज बेटा क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो यूज दिस फॉर्मूला, वेवलेंथ गिवन है तो यूज दिस फॉर्मूला, एंड वेव नंबर गिवन है तो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला. ऑल थ्री आर द फॉर्मूलाज फॉर calculating the energy of a photon or a quanta. Am I clear? अब बेटा कभी भी मैंने क्या बोला, चिप्स का पैकेट लेते हो, एक पैकेट से ज्यादा अगर खाने का मन होता है तो यू हैव टू टेक 2 पैकेट्स. क्या 1.2 पैकेट मिल पाता है? और वी नीड टू टेक 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, 10, 15, 20, 30, 40, बट वी कैन नॉट हैव 10.2 पैकेट्स, 2.8 packets, 5.7 packets, 6.8 packets. It cannot be possible. तो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी थोड़ी ज्यादा एब्जॉर्ब करनी है या ज्यादा एमिट करनी है तो इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एंड ओनली एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी इन द होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ क्वांटा. या तो वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करे, या वो 2 करे, या 3, या 4, या 5, बट इट कैन नॉट एब्जॉर्ब 3.5 photons. It cannot absorb 7.2 photons. It need to absorb always and always a whole number multiple of quanta. So बच्चा अगर मैं
इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज में एक चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूं तो आई कैन राइट दैट E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, वेयर N इज द नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ क्वांटा। बच्चा कुछ भी बोल सकते हो दोनों में से। अब ये जरूरी नहीं है बेटा इस वाले फॉर्मूला के साथ लगेगा, यू कैन यूज विद दिस फॉर्मूला ऑल्सो, यू कैन यूज विद दैट फॉर्मूला ऑल्सो। n इज अ यूनिवर्सल थिंग दैट कैन बी यूज्ड इन ऑल थ्री फॉर्मूलाज वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स और नंबर ऑफ क्वांटा। हाँ बेटा, फोटोन की एनर्जी की बात कर रहा हूं। जो भी एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो फोटोन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है या क्वांटा की फॉर्म में, तो उस क्वांटा या फोटोन की एनर्जी की सारी डिस्कशन हो रही है और किसी की नहीं हो रही बेटा। क्लियर है बात? सो आई कैन राइट ओवर हियर दैट एनर्जी कैन ऑलवेज बी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड always be absorbed or emitted in the whole number multiples of quanta. Whole number multiples of quanta, जिसको हम क्या नाम देते हैं, विच इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसी चीज को आई कॉल इट टू बी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है दैट एनर्जी की वैल्यूज फिक्स्ड है, आइदर इट वुड बी एच न्यू और इट कैन बी 2h न्यू और इट कैन बी 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू, 6h न्यू, 7h न्यू, क्योंकि n कैन बी 1 2 3 4 till infinity any number, but it cannot be fraction, it cannot be decimals. So energy can always be absorbed or emitted in the whole number multiples of quanta known as quantization of energy, known as quantization of energy। बोलो मेरे बेटा, किसी को भी इतनी बात में जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कशन करी, किसी को कुछ भी छोटी सी भी चीज हो जो क्लियर ना हुई हो, यू कैन आस्क, देन ओनली वी वुड बी मूविंग फर्दर। हाँ बेटा, बेटा एनर्जी जीरो कैसे हो जाएगी? एनर्जी कभी भी एब्जॉर्ब या एमिट जो होएगी दैट वुड बी आ बेसिकली आ 1 to infinity नंबर। उसको होल नंबर ना लिख के, मतलब जीरो का मतलब यह है कि एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। हाँ, इट कुड बी पॉसिबल ना एब्जॉर्ब ना हो रही हो, तो इन दैट केस n कैन बी जीरो, बट वैसे इफ वी आर सेइंग दैट n कैन नॉट बी जीरो इन अदर केसेस, बट अगर एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट ही नहीं हो रही तो n वुड इवेंचुअली बी जीरो इन दैट केस ना। So that's why energy would be zero, that no energy is being absorbed or no energy is being released. एक कांस्टेंट है बच्चा, जो ये पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ी बेटा, थ्योरी सिखाई हमें, दैट वाज अ साइंटिस्ट दैट इज मैक्स प्लैंक। तो उसने अपने बेसिस पे एक कांस्टेंट दे दिया, अपने नेम के बेसिस पे, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इट इज हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, क्योंकि एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए ही इंट्रोड्यूस्ड अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट ही कॉल्ड इट टू बी द प्लैंक्स कांस्टेंट। चले आगे, पक्का? ठीक है, एक और टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स की बात सीखेंगे दोनों टॉपिक्स की। सो कमिंग ओवर टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कभी सुना है बेटा इसके बारे में? सुना है? क्या सुना है? जिसने भी सुना है, अगर थोड़ा बहुत भी सुना है, क्या सुना है? व्हाट डू वी मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हाँ जी, पेपर भी दिया है मैं, तो मेरे को लग रहा है शायद ये तो आ ही नहीं रहा था सर, सीधा आ रहा था क्वांटम नंबर सही। यहाँ तक नहीं पढ़ा? हाँ जी,
सुना है कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? नहीं सुना। शुभम ने सुना है, हाँ बोल बेटा। जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फोटोन्स क्या होते हैं? ये सनलाइट, दूसरी लाइट नहीं हो सकती। अगर मैं लेजर लाइट मारूं तो नहीं हो सकती, वो हो सकती, कोई भी लाइट हो सकती है यार, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो सकती है, किसी भी वेवलेंथ की लाइट हो सकती है। इट्स नॉट फिक्स्ड दैट इट वुड बी अ सनलाइट, इट्स नॉट फिक्स्ड। अब होता क्या है, सुनते हैं सीखते हैं, आओ। सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, देयर इज अ, लेट्स से अ surface, a metal surface. It was being studied by J.J. Thomson. So what it said that J.J. Thomson ने study किया that when light of certain frequency falls on a metal surface, यहाँ से कोई एक light metal surface पे incident हुई, आपने metal surface पे light गिरी, कितनी भी फ्रीक्वेंसी की है, मैं कोई बात नहीं कर रहा, मान लो दिस इज अ मेटल सर्फेस एंड अ लाइट इज बीइंग इंसिडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर मेटल सर्फेस। एवरी मेटल इज हैविंग विद द इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो उसने क्या देखा कि अगर कभी हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं तो द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होना स्टार्ट होते हैं अगर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो यहां पे अगर लाइट गिरी आपने तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट आउट होना स्टार्ट होंगे, दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स। कब? जब एक पर्टिकुलर E इज इक्वल टू एच न्यू लाइट मैंने इंसिडेंट करी किसी मेटल सरफेस पे। तो व्हाट ही सेड दैट when light of certain frequency falls on a metal surface, the electrons are ejected from the metal surface. This phenomenon of ejection of electrons from the metal surface, I call it to be photoelectric effect. ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस के फिनोमिनन को हम क्या नाम देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं। अब बेटा ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी लाइट इंसिडेंट करी मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, नो। मैंने कुछ बोला था, मैंने बोला व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड दैट सर्टेन फ्रीक्वेंसी आई कॉल इट टू बी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, दैट वी कॉल इट टू बी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मेटल सरफेस पे इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है, हमारा नैनिका सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, फिर आराम से लिखेंगे, ठीक है। जब मेटल सरफेस पे मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है, गिरती है, तो ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो सकते हैं। अगर इससे कम 0.1 फ्रीक्वेंसी की भी लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन वुड नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बीइंग बाउंडेड थ्रू अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा हुआ न्यूक्लियस ने, वो छोड़ेगा तभी जब उसको उतनी बाइंडिंग एनर्जी हम दे पाएंगे। जो होल्ड करने वाली एनर्जी है उसकी अगर उतनी या उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। क्या उससे कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं? तो उसने बोला ये कम से कम फ्रीक्वेंसी है, अगर इससे कम आपने फ्रीक्वेंसी दी तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर एवर बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। हाँ बेटा, हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होती है। हमको किसी भी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद नहीं रखनी है, किसी की भी, बट फॉर एवरी मेटल द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वुड बी डिफरेंट। अब इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होती है, अभी अभी तो सीखा दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एवरी फ्रीक्वेंसी वुड बी रिलेटेड टू अ एनर्जी एंड इस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं W नॉट। उस एनर्जी को हम नाम देते हैं W नॉट, विच आई कॉल इट टू बी वर्क
फंक्शन, विच आई कॉल इट टू बी वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन को हम एक और चीज बोल सकते हैं, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो एनर्जी होगी, कम से कम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, कहां से, मेटल सरफेस से, दैट एनर्जी आई कॉल इट टू बी द W नॉट, और वी कॉल इट टू बी वर्क फंक्शन। हाँ जी बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स जो आप निकल रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन बी यूज, जैसे किसी भी मेटल की अगर बात बोलता हूं, हम बोलते हैं ना Na से Na प्लस बन गया, जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो किससे होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही तो होता है। जैसे किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकले और मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप उनको टच करते हो तभी तो करंट लगता है आपको। तो किसी भी मेटल को अगर कंडक्शन करानी है आपको किसी भी मेटल के थ्रू, तो इवेंचुअली देयर इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रिक्वायर्ड ना। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलेंगे और इसको मैं थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, तो दीज इलेक्ट्रॉन वुड स्टार्ट मूविंग, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है इतनी बात? हाँ बोल बेटा। बेटा देख, अगर हम बात करें तो वैसे तो किसी भी मेटल सरफेस में से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, बट अगर आपको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव करने हैं तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी बेटा, ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की डिस्कशन कर रहे हैं, बट ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट हाउ मच एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग। हाँ जी बोलो अब आप। इलेक्ट्रॉन्स उससे लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उससे थोड़ी ना एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल सरफेस में से निकल रहे हैं, मतलब मेटल इज लूजिंग दैट इलेक्ट्रॉन। अगर Na था तो Na नाउ बिकेम Na प्लस आफ्टर द लॉस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। बोला तो बेटा कि आपने किसी मेटल सरफेस पे अगर लाइट दे रहे हो तो मेटल सरफेस ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अगर इस रूम में भी बात करूं तो देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन मूवेबल। कभी कभी देखते हैं हम किसी फॉर एग्जांपल मेटल सरफेस को टच करते हैं तो करंट लगने लग जाता है, जबकि वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है, बट फिर भी करंट लगता है। तो करंट होता क्या है, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं करंट, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उसी को तो करंट का हम नाम देते हैं। तो हमें बोला दैट कि अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी या मिनिमम एनर्जी इतनी दूंगा तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकते। बच्चा अब अगर अभी बात कर रहा हूं, उसी की बात कर रहा हूं, तो अगर मैंने इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर एमिट कर दी, तो बेटा जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज न्यू नॉट, वो क्या करेगा, इसमें से न्यू नॉट ले लेगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी दैट वुड बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करी मेटल सरफेस पे, बट इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे, जो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी दैट इज 300 हर्ट्ज, तो रिमेनिंग 200 हर्ट्ज आर बीइंग लेफ्ट, दैट रिमेनिंग 200 हर्ट्ज आर बीइंग गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट। तो मतलब बेटा जो मैं एनर्जी मेटल सरफेस पे एमिट कर रहा हूं या यू कैन से इंसिडेंट कर रहा हूं, उसके दो काम हैं। क्या, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने का मेटल सरफेस में से, दूसरा इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का बाय गिविंग इट द एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो कैन आई टेक 3 पॉसिबल केसेस ओवर हियर, क्या कि मेरी फ्रीक्वेंसी न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, मेरी फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, और मेरी फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। कैन आई टेक दीज 3 केसेस बच्चा? तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हाँ बेटा बोल। मेटल के थ्रू ही हम बात करते हैं, क्योंकि जो ये बेस है जिसके ऊपर इंसिडेंट होएगी वो मेटल होता है बेटा, मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराते हैं। ये 3 केसेस हो सकते हैं बेटा। अब इन 3 केसेस में से अगर मैं बोलूं दैट न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा?
So can I say no photoelectric effect will take place? I'm writing over here, no photoelectric effect would take place. No photoelectric effect. अगर nu is equal to nu naught, yes, photoelectric effect will take place and electrons would be ejected from the metal surface. So I would write that photoelectric effect will take place. Clear beta? And thirdly, अगर nu is greater than nu naught, तब can I say that photoelectric effect will take place and electrons would be given the energy for their movement. So photoelectric effect would take place and electrons will be given energy for their movement. Got it बच्चा? इतनी बात क्लियर है? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल गए, मेटल सरफेस से बाहर आ गए, मेटल सरफेस पर ही है मगर मेटल के अंदर नहीं है, मेटल सरफेस पे आ गए। बट अगर अब उनको मूव कराना है तो वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट। दे कैन नॉट मूव एज ऑफ नाउ, क्योंकि आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है बस उतनी जिसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। उसको मूव करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब इक्वेशन पे आ रहा हूं, ध्यान से सीखोगे क्या चीज बोलने जा रहा हूं मैं अब यहां पे। देखो बच्चा, हाँ जी बेटा, मेटल सरफेस पे आ गए ना। जैसे ये मेटल सरफेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी मेटल के अंदर ही होते ना इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकला और इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे है। अब यहां में कैसे फील हो सकता है? आप क्या देखने से दिखता है आपको इलेक्ट्रॉन? इतना छोटा पार्टिकल है, कैसे दिख जाएगा आपको? बट हाँ, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो यस, यू कैन सी ओवर देयर दैट द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग केप्ट ऑन द मेटल सरफेस, इट इज बीइंग प्रेजेंट ऑन द मेटल सरफेस, but it's not able to move because it is not having the energy for movement. अब इक्वेशन अच्छे से सीखोगे बच्चा। जो मैं एनर्जी दे रहा हूं बेटा, ये एनर्जी दो काम कर रही है। हम अभी अभी बात कर रहे थे क्या? एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने का, दूसरा इलेक्ट्रॉन को यही तो हो रहा है बेटा, एक इजेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और अगर ज्यादा एनर्जी दूंगा तो मूव भी होगा। सो can I say that E is equal to किसी को ये इक्वेशन नहीं क्लियर हुई हो तो मैं पहले उसको क्लियर करूंगा तब आगे चलेंगे। नहीं हुई ना? आ गई? हाँ जी, पक्का बता दे। दो चीज पूछता हूं, हाँ बोल। हम बिल्कुल पूछना। हाँ, हम बार बार इलेक्ट्रॉन्स लूज बेटा, अब आप बार बार जो टाइम इंटरवल टी पे क्या आप, मैं कहता हूँ एक बारी में इतनी एनर्जी दे दो तो भी इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, बट दैट एनर्जी रिक्वायर्ड वुड बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि जब आप न्यूक्लियस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर है बहुत, तो न्यूक्लियस ने इतना स्ट्रांगली उसको होल्ड कर रखा था दैट इट वुड नॉट अलाउ दैट इलेक्ट्रॉन टू मूव, टू बी इजेक्टेड। So that is very difficult for us to remove that particular electron. हाँ जी, हाँ, मतलब जितना मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूं उतनी एनर्जी मुझे कम चाहिए होगी उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ज्यादा एनर्जी लगेगी, पोटेशियम को कम लगेगी, क्योंकि पोटेशियम के पास फोर्थ शेल है, सोडियम के पास थर्ड शेल है। इस एनर्जी का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज मोर कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेशियम। वो भी हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, अभी नहीं बता रहा था इसलिए। हाँ बेटा बोलो। क्या बच्चे? ये क्या नहीं आया? मैंने बोला बेटा, अगर मैं
इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देता हूं, मतलब इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी मैंने दी, मैंने बोला कि इसको इजेक्ट कराने के लिए 300 हर्ट्ज चाहिए थे, बट मैंने 500 हर्ट्ज दिए, तो उस 500 में से 300 किसके लिए यूज हो जाएंगे? इजेक्ट कराने के लिए। जो रिमेनिंग 200 हुए वो किस लिए यूज होंगे? इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। यही तो बात लिखी है मैंने यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल बोलेंगे। डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, पोटेशियम के नीचे रुबीडियम आता है, रुबीडियम के नीचे फ्रेंशियम आता है, फ्रेंशियम के नीचे सीजियम आता है। इन सब का मेटालिक कैरेक्टर देखो तो सीजियम इज मोस्ट मेटालिक आउट ऑफ ऑल, क्योंकि सीजियम सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलें बेटा। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो भी हो सकती है ना, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। एनर्जी तो जीरो भी हो सकती है, E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट भी हो सकता है कि जितनी एनर्जी मैंने दी वो बस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए यूज हो गई। क्लियर? अब बेटा ये जो मैं एनर्जी दे रहा था, दिस एनर्जी इज बेसिकली बीइंग इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस h nu naught, taking h common out of it, so it would be h nu minus nu naught. This is the formula, one of the formulas. सर ये कैसे आया? है कोई ऐसा कि कैसे आया? क्लियर करूंगा कैसे आया। हाँ बेटा बोल। बेटा इस एनर्जी को हमने क्या बोला बच्चे? यही तो बोला h न्यू, तो इसको h न्यू ही तो पुट करा बस। और मेरी एनर्जी दो काम कर रही है, क्या? एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने का, जिसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? ये वाली। और एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का, जिसके लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? काइनेटिक एनर्जी। बस, पक्का? चलें आगे। ठीक है, सो इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहता हूं। E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यही था फॉर्मूला बच्चा। मैंने क्या कहा? इस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन, दैट इज डब्ल्यू नॉट। तो कैन आई, ये तो एनर्जी है ना बेटा, हाँ या ना? तो कैन आई से E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस जो एच न्यू नॉट है, दैट इज बेसिकली द एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड दैट थ्रेशोल्ड एनर्जी इज बीइंग डिनोटेड बाय डब्ल्यू नॉट। तो एच न्यू नॉट की जगह मैंने क्या लिख लिया? और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख लिया? हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो होती ही हाफ एम वी स्क्वायर है बेटा। डाउट है? बोल बेटा। बेटा थ्रेशोल्ड, अच्छा एनर्जी हमने ये पढ़ा था बच्चे, दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये पढ़ा था। अब मैं अगर कह रहा हूं न्यू कौन सा है मेरे पास? न्यू नॉट वाला न्यू है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू, इस एच न्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यू नॉट। तो ये एनर्जी इज बेसिकली डब्ल्यू नॉट, क्योंकि डब्ल्यू नॉट इज एच न्यू नॉट। बेटा एच न्यू नॉट, एच न्यू क्या होता है? एच न्यू तो एनर्जी होती है ना मेरे बच्चे, और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी है तो उस एनर्जी को हम डब्ल्यू नॉट बोलते हैं। बस, जिस एनर्जी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो उस एनर्जी को आई कॉल इट टू बी डब्ल्यू नॉट। नॉर्मल एनर्जी को आई कॉल इट टू बी ई, और उसी एनर्जी में अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, खाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसको मैं डब्ल्यू नॉट का नाम दे सकता हूं। पक्का? और बोलो, और किसी को डाउट कि क्या लिखा है सर यहां पे? चल सकते हैं आगे। तो बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बेटा इजेक्ट तब तक नहीं हो सकते जब तक आपके पास ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब बात आती है दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड। बोलते हैं ना कि चलो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी, अब बात है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो पाएंगे। तो बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डज नॉट डिपेंड अपॉन कि कितनी लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो उसके ऊपर।
लाइट आप कितनी भी इंसिडेंट कर रहे हो, उस लाइट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, बट द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सर ये इंटेंसिटी क्या होती है लाइट की? दो एग्जांपल्स लेता हूं, एक है नॉर्मल लाइट एरी और एक फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो टू द मैरिजेस पार्टीज, तो देयर इज अ हाई बीम लाइट, दैट इज वी कॉल इट टू बी मर्करी लाइट। एक हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है, मर्करी लाइट लगी है। मान लो दोनों में हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही चाहिए ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लो दोनों में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो बोलता है अगर दोनों लाइट्स में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एक लाइट की इंटेंसिटी कम है, मतलब और सारी लाइट्स को अगर ऑफ कर दूं, खाली इसको ऑन रखूं, तो इसका जो स्प्रेड है वो लास्ट तक बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहां पे क्या लगा दूं, एक मर्करी लाइट लगा दूं, वही जो हाई बीम लाइट होती है, तो उसका स्प्रेड वहां तक बहुत अच्छे से जा पाएगा, तो मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो बोलता है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं मेटल सरफेस पर से, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू आर यूजिंग द लाइट, कितनी देर के लिए आप लाइट उस पर इंसिडेंट कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो आई कैन से ओवर हियर दैट द नंबर ऑफ ejected electrons is directly proportional to intensity of बोलो मेरे बेटा, बेटा उसके अंदर जो फिलामेंट आप यूज कर रहे हो, बेटा उसके अंदर जो आप फिलामेंट यूज कर रहे हो और उसके अंदर कितने टर्न्स हैं, क्योंकि जो फिलामेंट होते हैं उसमें टर्न्स, उस पर डिपेंड करता है आपके पास क्या होने वाली है, इंटेंसिटी कितनी हाई होगी उसकी। हाँ जी, प्रोवाइडेड अगर उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो टाइम से फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा कि आपकी इंटेंसिटी क्या है लाइट की। एक की अगर इंटेंसिटी लो है, दूसरे की इंटेंसिटी हाई है, तो लो इंटेंसिटी वाले आप अगर 10 घंटे भी डाल के रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेवरदलेस अगर हाई इंटेंसिटी वाली आपने डाली है तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो पाएंगे। एम आई क्लियर विद ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट? पक्का? अच्छे से? खुश? कोई डाउट नहीं? क्या यूज करें? हाँ तो फर्स्ट शेल क्या बेटा, हम निकाल किसी भी शेल के सकते हैं, हर किसी मेटल की एक स्पेसिफिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। अगर उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप दोगे तो किसी भी मेटल से निकाल सकते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी एनर्जी आप उसको दे रहे हो, बस। ठीक है, चलो अब नोट डाउन करते हैं और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे दोनों टॉपिक्स के। गो फॉर इट फास्ट। हाँ जी, यस बेटा, पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड। ध्यान से सीखेंगे, पहले मेरे साथ एक दो क्वेश्चन, फिर यू वुड स्टार्ट डूइंग इट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रत्युष पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, सुनेंगे ध्यान से अच्छे से क्या बोल रहे हैं। Yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 nanometers. Calculate frequency and ठीक है। सो हमारे को बोला है येलो लाइट से वेवलेंथ निकल रही, लाइट निकल रही है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 580 नैनोमीटर्स, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर लाइट। क्वेश्चन क्लियर है सबको? पहली चीज कन्वर्जन्स हम लोगों को कुछ पता होनी चाहिए, तो पहले कन्वर्जन्स नोट डाउन करोगे। क्या 1 माइक्रोमीटर इज
10 raised to the power -6 meters. 1 nanometer is 10 raised to the power -9 meters. 1 angstrom is 10 raised to the power -10 meters, and 1 picometer is 10 raised to the power -12 meters. These are the 4 conversions that we should remember. First is micrometer, second is nanometer, third is angstrom, angstrom, and fourth is picometer. Accordingly we have the conversions. We should remember this. ये हमारे को पेपर में कोई बताएगा नहीं, फिर हम इधर उधर देखते हैं और जो हमें पता नहीं चल पाता फिर भी, और फिर बोलते हैं सर ये तो क्वेश्चन मुझे आता था बट कन्वर्जन ही नहीं पता थी कैसे करनी थी, तो इसलिए मैं छोड़ आई पिकोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, तो आई कैन राइट इट टू बी 580 इंटू 10 रेज टू दी पावर -9 मीटर्स। सो न्यू निकालना है और न्यू नॉट निकालना है, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेव नंबर निकालना है। आओ सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी हमारे पास है यस 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 पाई, लैम्डा इज 580 इंटू 10 रेज टू दी पावर -9। जिनको कैलकुलेशन से फोबिया है उनका फोबिया और बढ़ने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख के बहुत आराम से शांति से सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जहां पे 10 रेज टू दी पावर आने लगता है ना तुम्हारा दिमाग वैसे ही उड़ने लग जाता है, ये क्या होने लगा। ठीक है, अब दिस 10 रेज टू दी पावर वुड गो अप, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चा, तो आई कैन राइट 3 बाय इंटू 10 रेज टू दी पावर। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए कैन आई राइट इसको 3 को 3000 लिख लूं और इसको 10 रेज पावर 14 ले लूं। 17 में से 3 जीरोस मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 14 लिख लिया टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, और कोई रीजन नहीं था मेरा इसको करने का। 0 से 0 कैंसिल। अब मेरे ख्याल 300 बाय 58 तो डिवाइड कर सकते हैं ना हम, तो वो भी हम पता है कैसे कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे कर देते हैं 58 और 300 हो गया सर डिवाइड। सर आंसर ही नहीं आ रहा सर, बहुत बार देख लिया, मल्टीपल टाइम्स क्रॉस चेक करा, फिर भी आंसर नहीं आया था मेरा। बेटा आंसर लाने लायक काम ही नहीं कर रहे तो तुम आंसर कैसे आएगा बताओ। सो क्या हो जाएगा, अब यहां पे तो चलो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा मिल गया कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, बट अगर यहां पे क्वेश्चन में होता ना 58 बाय 300 तो भी हम वही काम करते कि 300 को अंदर रखते और 58 को बाहर रखते ताकि आंसर इजीली निकल जाए। ऐसा करते हैं बेटा। सो क्या हो जाएगा, इट वुड बी 5 दैट इज 290 पॉइंट 100 1 58 420, it would be 7 comes out to be 5.17 into 10 raised to the power 14। और यूनिट्स लिखना तो हमको कभी सिखाया ही नहीं गया, इसलिए हम लिखते भी नहीं है कि यूनिट्स भी कुछ होती हैं क्या, फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती हैं न्यू। अरे ओल्ड भी होती है भाई, न्यू ही थोड़ी ना होती है, समझ गए, पक्का डरना नहीं है 10 रेज़ टू दी पावर से। आगे चलते हैं, और क्या बोला था बेटा, वी हैव बीन टोल्ड टू फाइंड आउट द न्यू नॉट दैट इज वेव नंबर। सो न्यू नॉट दैट इज वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, सो इट वुड बी 1 बाय 580 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -9, -9 ऊपर जाके +9 हो जाएगा, विच आई कैन राइट इट टू बी 1000 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6 बाय 580। 0 से 0 कैंसिल, 100 by 58, so it comes out to be 1.72 into 10 raised to the power 6। और बेटा हमारे पास वेवलेंथ किस यूनिट्स में है, मीटर्स में, तो वेव नंबर किस में हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल दैट इज मीटर इनवर्स m-1।
ये किस में है हमारे पास? ये क्या है पहले ये बता बेटा। वेवलेंथ किस में है ऊपर देख जरा आप, और फिर वेव नंबर किस में आएगा? थर्ड इनवर्स में, या एच जेड -1 लिख दो? ठीक है, समझ गए? पक्का? चलें आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे साथ, फिर अच्छे से नोट डाउन कर लोगे सब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। शुभम पढ़ सेकंड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, दैट इज 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, और इसके लिए बोल रहे हैं एनर्जी निकालो। ठीक है, बहुत इजी है, हमने एनर्जी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में पढ़ा ना, दैट इज E इज इक्वल टू h न्यू, विच इज 6.63 × 10⁻34 into 3 × 10⁻15. So -34 plus 15, base same power would be added, so that would left with 10⁻⁻19, or 6.63 into 3 is 19.89 joules. Not difficult? हाँ आ गया, यही तो करना था बस। है हैज अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 पिकोमीटर। वेवलेंथ, अच्छा एंगस्ट्रॉम है, वेवलेंथ दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, विच आई कैन राइट इट टू बी 5 × 10⁻11। वैसे -10 होना चाहिए था बच्चा, 0.5 को मैंने 5 लिखा तो -11 हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो 6.63 × 10⁻34 into 3 × 10⁸8 by 5 × 10⁻11। -11 ऊपर जाके +11 हो जाएगा, +11 और +8 इज 19, 11 + 8 is 19, 19 - 34 is -15, so it would be 19.89 by 5 × 10⁻⁻15। एक बार इसको सॉल्व कर लो, इट वुड बी समवेयर टू बी 3.97। 98 ले लेते हैं बेटा, ले -15 जूल्स। Am I clear? पक्का? You can note it down fast and then start with the next one. Clear है? Easy ना? ठीक है, करो जल्दी से। मेरे साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ जल्दी से। हमारा पढ़ बेटा थर्ड क्वेश्चन। ये वाला नहीं बेटा, पेज 36 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पेज 36। हाँ पढ़ बच्चे। ठीक है बेटा, वेवलेंथ 1000 पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं। चलो देखो, इधर 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 एवरीवन, तो वी नीड टू कैलकुलेट द एनर्जी, टोटल एनर्जी किसकी? ऑफ 2 मोल्स ऑफ फोटोन। 2 मोल्स ऑफ फोटोन की टोटल एनर्जी निकालनी है, कब? जब वेवलेंथ कितनी है बेटा? 1000 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले तो उसको चेंज कर लेते हैं, तो 1000 × 10⁻⁻10। अब बेटा एक बात और आती है, अभी तक जो हमने फॉर्मूला सीखा E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, वो hc बाय लैम्डा जो है वो कितने फोटोन्स की एनर्जी होती है? एक फोटोन की। E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन।
बट अगर हमें उन्होंने 2 फोटोन्स बोल दिए तो 2 इंटू दैट एनर्जी, 10 फोटोन्स बोल दिए तो 10 इंटू दैट एनर्जी, 1000 फोटोन्स बोल दिए तो 1000 इंटू दैट। जितने भी फोटोन्स बोलेंगे तभी तो हमने n इंट्रोड्यूस किया था वहां पे, कैपिटल N। अब यहां पे वो कितने फोटोन्स बोल रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ फोटोन। 2 नहीं बोले, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 20। तो मतलब यहां पे n क्या हो जाएगा बच्चा? It would be 2 into 6.022 into 10 raised to the power 23 फोटोन्स। इतने फोटोन्स की एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है। बात समझे? सो फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। n क्या है बच्चा हमारे पास? दिस। तो E वुड बी 12.044 into 10 raised to the power 23 into h, which is 6.63 into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 raised to the power 8 by lambda। क्या मैं इसको 10 raised to power minus 7 लिख लूं बेटा? 10 raised to the power minus 7, minus 7 ऊपर जाके plus 7 हो जाएगा। So E would be 12.044 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करके याद रख लो, वैल्यू बार बार यूज होगी है, 6.63 इंटू 3 दैट इज 19.89 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 और सॉरी 23 इंटू 8 प्लस ये हो जाएगा 15 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34। किसी को दिक्कत सर ये क्या लिखी है, वैल्यूज कहां से आई हैं? So 23 into 50, 23 plus 15 is 38. 38 minus 34 is plus 4. So E would be 12.044 into 19.89 into 10 raised to the power 4। मेरे को जल्दी से फाइंड आउट करके बता दो क्या आ रही है वैल्यू। वो तो वहां लिखी हुई है, तूने कैलकुलेट करी? 239। The value would somewhere be coming out to be 239.4 into 10 raised to the power 4 joules. This is the energy of 2 moles of photon। हाँ बेटा कोई बात नहीं, वो ले लो, बिल्कुल वही लो। क्लियर है बच्चा बात? Yes, everyone clear with this? पक्का? चलो, let's come over to question number 4th now। हाँ जी बेटा, लिख रही है एक बार? मैं मिटा नहीं रहा, लिख लियो आराम से, मैं 4th पे चलता हूँ साथ साथ, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4th, पढ़ देवे का 4th क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन है बच्चा, इधर देख सकते हो। एनर्जी दे दी आपको 1 जूल, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी 4000 एंगस्ट्रॉम, आपसे पूछा दैट वी नीड टू कैलकुलेट n, दैट इज नंबर ऑफ फोटोन्स व्हिच आर हैविंग द एनर्जी इक्वल टू 1 जूल। सो आई कैन टेक दिस टू बी 4000 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर्स एंड n हमें निकालना है बच्चा। तो फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू n hc by lambda। so 1 is equal to n into 6.63 into 10 raised to the power minus 34 into 3 into 10 raised to the power 8 by 4 into 10 raised to the power minus 7। बेटा 4000 को मैं 4 into 10 to the power minus 7 लिख सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो n क्या हो गया बच्चा? 4 by 19.89 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 7 ये था, और माइनस 26 नीचे आएगा, ऊपर जाके प्लस 26 हो जाएगा ये बेटा। ये टर्म माइनस 34 और प्लस 8 वुड बी माइनस 26, दैट वुड कम डाउन क्योंकि n निकालना है आपको।
और नीचे से जब आप उसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इट वुड बिकम प्लस, -26 की जगह +26 हो गया। सो n वुड बी 4/19.89 इंटू 10⁻⁻⁻19। जल्दी से 4/19.89 फाइंड आउट कर लोगे, वी वुड गेट आवर आंसर। इट वुड बी 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻18 हो जाएगा ये, तो n वुड बी दिस वुड बी द आंसर। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, प्लीज मुझे आंसर कर देना, कोई भी, एनीवन। हम लोगों ने सीखा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या था? दैट एनर्जी की वैल्यू कभी भी, जो फोटोन की वैल्यू है वो कभी भी एक होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ क्वांटा होगी, इट वुड नेवर एवर बी डेसिमल्स। और यहाँ पे क्या आया आंसर? अब यार मैं ये नहीं पूछ रहा कि राउंड ऑफ करना है या नहीं करना या क्या करना है, मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि हमने सीखा दैट इट कैन नॉट बी हैविंग अ डेसिमल वैल्यू और अ फ्रैक्शन वैल्यू, बट यहां पे हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ रही है। क्यों? कैसे? मतलब हमने तो गलत पढ़ा फिर, तो हमें क्वांटाइजेशन पढ़ना ही नहीं चाहिए था। क्वांटाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इट कैन नॉट बी डेसिमल्स। बेटा इंटू 10⁻⁻ कोई भी टर्म है ना यार, इसको अगर आंसर लिखोगे तो क्या होगा? 2 0 1 0 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 समथिंग लास्ट तक जहां तक होएगा। क्या डेसिमल आ रहा है? क्या फ्रैक्शन आ रहा है? हाँ, अगर ये ना होता तब गलत था हमारा, तब नहीं हो सकती थी ये चीज। बट अगर 10⁻⁻ में टर्म है, जब उसको यूज करूंगा तो इवेंचुअल बात है, हो जाएगी। तो भी नहीं होता ऐसा, समझ गए? पक्का? गो फॉर इट जल्दी से। हाँ जी, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 5। शगुन पढ़ बेटा 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ये 5th है? 5th है ये? टाइम पीरियड वाला है ना 5th? ये तो 6th पढ़ रही है। 5। हाँ जी, वेवलेंथ भी बोल दी, वेव नंबर भी बोल दिया, फ्रीक्वेंसी भी बोल दी। गिवन क्या है? टाइम पीरियड। वहां टाइम पीरियड बोला नहीं वो, बट पीरियड बोल दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड दैट इज टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड कितना दे रखा है बच्चे? क्या निकालूं सबसे पहले? टाइम पीरियड से क्या निकलता है? कैसे? वेरी गुड, 1 टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, और एक बार फ्रीक्वेंसी निकल गई तो वी कैन गेट द वेवलेंथ। एक बार वेवलेंथ निकल गई तो वी कैन गेट द वेव नंबर। सो फ्रीक्वेंसी इज 1/t। बेटा क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स भी देखी होगी आपने, लिखते हो सेकेंड इनवर्स। हर्ट्स को आप एक और नाम भी देते हो, सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो हर्ट्स की जगह। सो 1/2 इंटू 10⁻⁻10, -10 ऊपर जाके +10, विच आई कॉल इट टू बी, विच इज 5 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स, और हर्ट्स भी लिख सकते थे, इट्स ऑल योर विश। गोइंग फॉर द वेव फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा? c बाय फ्रीक्वेंसी, सो 3 इंटू 10⁻8 बाय दिस थिंग
5 into 10 raised to the power 9, 3 by 5 into 10 raised to the power minus 1, so 3 by 5 is 0.6 into 10 raised to the power minus 1, meters, and wave number is 1 by lambda, so 1 by 0.06, क्योंकि इसको I can write it to be 0.06, which would be 100 by 6. ऐसा ही होगा ना. 50 by 3, 50 by 3 को सॉल्व करोगे 16.66 would be the answer, meter inverse. Easy? पक्का? जल्दी से note it down. So today I was not being able to do the photoelectric effect questions. But next class when we would start, सबसे पहले photoelectric effect के questions करेंगे. अभी तो खाली क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस थे. फोटोइलेक्ट्रिक कहीं पर आया, वर्क फंक्शन की बात करी कहीं पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करी कहीं पर, वही तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. वो तो हमने डिस्कशन ही नहीं करी अभी तक. तो नेक्स्ट क्लास वी वुड बी फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ विद द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देन आफ्टर दैट वी वुड गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक होएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, उसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास. चलो नोट इट डाउन.